Hi friends, welcome on Victories Hunter. Friends, I hope all will be safe and fine from this COVID-19 pandemic. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म यूरोप का जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से नेशनलिज्म की ज़रूरत पड़ी और नेशनलिज्म क्या होता है, और फिर फ्रांस में जो है नेशनलिज्म कैसे आया और वहाँ से जो है नेशनलिज्म का आइडिया किस प्रकार सारे देश में स्प्रेड हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी एक गोल्डन कोट। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह जिंदगी भर मूर्ख रहता है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बढ़िया थॉट्स है जो कि हमारे स्टूडेंट लाइफ पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। फ्रेंड्स, इसमें हमें यह कहा गया है कि हमें जो है प्रश्न पूछने से कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। हमें अपने शिक्षक से बेझिझक प्रश्न पूछना चाहिए और हमें थोड़ा भी डाउट है तो। और अगर हम प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो फिर हम जिंदगी भर के लिए मूर्ख रह जाएंगे। और उस समय अगर हम प्रश्न पूछ लेते हैं जिसमें कि हम 5 मिनट 10 मिनट जितने समय के लिए अगर हम उस समय अपना डाउट पूछेंगे तो फिर हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा और हम फिर मूर्ख नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें कभी भी कितना भी छोटा प्रॉब्लम क्यों नहीं हो उसे अपने शिक्षक से पूछने में कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में डिस्कस करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो कि बहुत ही स्ट्रांग रूलर थे, फ्रांस में उनका किंगडम बिल्कुल अच्छे से सेटअप हो चुका था और लोग भी उन्हें चाहने लगे थे। तो फिर सडनली क्या हुआ कि लोगों के मन से नेपोलियन के प्रति जो प्यार था, उनके दिल में जो जगह था नेपोलियन के लिए, वह ख़त्म हो गया और फिर नेपोलियन का जो फॉल क्यों हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ रीजन्स है। तो फर्स्ट रीज़न क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट रीज़न है कि जो नेपोलियन जब वहाँ के रूलर थे तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया फ्रांस में और फिर अपने टेरिटरी को भी बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल किया, वहाँ पे यूनिटी लाए। लेकिन उन्होंने जो क्या किया वहाँ पर डेमोक्रेसी का डिस्ट्रॉय किया और फिर जब उनका नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था वह जो था पीपल के हैंड में नहीं आता था। वो जो थे अपने ही रिलेटिव को सिर्फ अलग अलग पोस्ट पर बैठाते थे। तो इससे क्या है, लोगों का जो पॉलिटिकल फ्रीडम था वह कम हो गया, वह ख़त्म हो गया। तो इससे क्या था, लोगों को जो है नेपोलियन के प्रति एक हीन भावना उत्पन्न हो गया कि नया अरेंजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट वह जो है हमारे हैंड में नहीं है, वो सिर्फ नेपोलियन के रिलेटिव्स के हैंड में है। इससे क्या, उनका पॉलिटिकल फ्रीडम एक प्रकार से ख़त्म हो गया। और फिर क्या हुआ, नेपोलियन ने जो है वहाँ के टैक्स को बढ़ा दिया। क्या टैक्स जो था वहाँ का उन्हें बढ़ा दिया गया और वहाँ पर सेंसरशिप भी लागू कर दिया। तो फ्रेंड्स, सेंसरशिप क्या होता है? फ्रेंड्स, जैसे कि कोई मूवी रिलीज होती है, जिस प्रकार से आपने पद्मावत मूवी का नाम सुना होगा, पद्मावती जिसे बाद में पद्मावत कर दिया गया था। तो उसे जो है जब देखा गया, उसे जब रिलीज़ किया गया तो वहाँ पर बहुत ही हमारे देश में दंगे हो गए और फिर जो है उस पर सेंसरशिप किया गया, मतलब उसका जो है उसे देखा गया और फिर उससे जो है कुछ सीन को काट दिया गया जिससे कि लोगों के मन में विरोध की भावना उत्पन्न हो गई थी। तो उसी प्रकार से अगर हम उस समय फ्रांस में थे, सपोज करिए कि आप अभी उस समय फ्रांस में हैं और अगर हमारे पास कोई न्यूज़पेपर है उसे हम पब्लिश करते हैं या फिर कोई हम लोग अपना आर्टिकल लिखते हैं और उसे अगर हम पब्लिकली उसे हम पब्लिश करते हैं तो उससे पहले जो आपको उसे नेपोलियन से या फिर नेपोलियन के जो मेंबर्स हैं उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वे उसे पढ़ेंगे आपके आर्टिकल को और अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई जिससे कि लगे कि हाँ लोगों में सरकार के खिलाफ कुछ विद्रोह उत्पन्न हो सकता है, अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हुआ तो फिर आपका न्यूज़पेपर या आर्टिकल पब्लिश किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। क्या है, सेंसरशिप लगा दिया गया। तो फ्रेंड्स, इससे क्या है, लोगों के मन में जो है नेपोलियन के प्रति जो विश्वास था, प्यार था, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर क्या हुआ कि नेपोलियन जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रूलर थे, उन्होंने यूरोप पर रूल करने का एक ड्रीम किया था। उन्होंने पूरा यूरोप को जीतने का सपना सजाया था। तो उन्होंने क्या, इसके लिए आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने जो है आर्मी में जो पीपल की नीड पड़ी तो उन्होंने फ्रांस के पीपल को जबरन मीन्स ज़बरदस्ती फोर्सली फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करने के लिए उन्हें कहने लगे। तो इससे क्या हुआ, लोगों के मन में जो जितना भी प्रेम था नेपोलियन के लिए वो सारा खत्म हो गया और फिर वहाँ से अब नेपोलियन एक पॉपुलर से
डिसपॉपुलर रूलर बन गए। और फाइनली वाटरलू के वॉर में, जो वाटरलू का वॉर हुआ था, उसमें जो है क्या हुआ, नेपोलियन का हार हुई और वहाँ से जो है नेपोलियन का किंगडम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो था रीज़न था कि नेपोलियन का एम्पायर क्यों पतन हो गया, नेपोलियन का जो साम्राज्य था उसका पतन क्यों हुआ। फ्रेंड्स ये थे रीज़न थे जो कि इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है हमारे एग्ज़ाम्स में। तो ये कुछ रीज़न थे। और पिछले वीडियो में हमने सिविल कोड इस सब के बारे में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स सिविल कोड ये सब क्या होता है, अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो देखते समय कोई भी डाउट आए या फिर सिस्टम में कोई गड़बड़ी लगे तो आप जो है उसे कमेंट कर हमें बता सकते हैं और हम जो है उसका सोल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है कुछ कंटेनर के पार्ट्स है। जो कंटेनर होता है जिसमें बड़े बड़े गाड़ियों को कैरी किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। और फिर यहाँ पर जो है इसी पार्ट्स को जोड़कर एक बड़ा सा कंटेनर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक कहानी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये कहानी कईयों बार सुन चुके होंगे। तो किस प्रकार से एक किसान के 4 बेटे थे और उनमें हमेशा झगड़े होती रहती थी, तो इससे उनके पिता परेशान थे और वे बीमार पड़ गए। तो एक बार उन्होंने अपने बेटे को लकड़ी लाने के लिए कहा और शुरू में जो है एक एक लकड़ी दिया तोड़ने के लिए, जिसे चारों ने आसानी से तोड़ दिया। फिर जो एक बंडल बनाकर दिया अपने बेटे को, तो उनके बेटे में से किसी ने भी उस बंडल को नहीं तोड़ पाया। तो उन्होंने बताया था कि यूनिटी कितनी ज़रूरी होती है, अगर हम एक साथ रहें तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसे जो कोई भी पर्सन आसानी से कैरी कर ले जा सकता है। फ्रेंड्स अगर हम इसी पार्ट को एक साथ ज्वाइन कर दें तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कंटेनर बन जाता है, जो है एक व्यक्ति के लिए सिंगल इसे कैरी करना पत्थर पर घास उगाने के बराबर है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक यूनिटी है। और हम इन सारे पार्टों को एक साथ कर दे तो फिर एक ऐसा कंटेनर बनेगा जिसे कोई एक सिंगल व्यक्ति उसे उठाकर नहीं ले जा सकता। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार जो है क्या यूरोप में भी जो है यूनिटी की ज़रूरत थी। तो फ्रेंड्स इसी सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या है, अब हमारा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फ्रेंड्स नेशनलिज्म इन यूरोप ये तो हमारा मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर नेम है। तो फिर अब यूरोप में जो है नेशनलिज्म का भावना लाना था, तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूरोप का जो था बैकग्राउंड, उस समय वहाँ का सोशल स्टेटस क्या था, पीपल्स कैसे थे। तो फ्रेंड्स उस समय जो है जब वहाँ पर नेशनलिज्म नहीं आया था तो उस समय यूरोप जो है डिवाइडेड था। और यूरोप के जो कंट्री जो अभी करेंट डे कंट्री है, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये सब जो है एक साथ नहीं थे, एक कंट्री नहीं था। इन सब जो है किंगडम्स में डिवाइडेड थे। ये सभी कंट्री अलग अलग राज्य साम्राज्य में बटे हुए थे और इन सभी कंट्री के अलग अलग रूलर्स भी थे। कोई डचेस रूलर थे, कोई कैंटन्स रूलर थे, जिनका जो एक बहुत ही बड़ा अम्पायर था, बहुत ही विशाल साम्राज्य था। और फिर वहाँ के पीपल में जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था। फ्रेंड्स कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो फ्रेंड्स भारतीय एस्पेक्ट्स में मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से अगर हम किसी दूसरे कंट्री में गए हुए हैं तो वहाँ पर जो है हमारा आइडेंटिटी क्या है कि हम इंडियन हैं। भले ही हम इंडिया में हैं तो हमारा अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग हम लैंग्वेज बोलते हैं, हम अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, हमारा कलर अलग है। तो ये सब क्या है, लेकिन ये सब अलग अलग हमारा आइडेंटिटी है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है, हम इंडियन हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है। जो भी पीपल के पास इंडिया का नागरिकता है वे क्या है, सबसे पहले इंडियन है। तो इस प्रकार जो है यूरोप में उस समय एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था। वहाँ के जो लोग थे वे अपने आप को अलग अलग साम्राज्य में बटा हुआ देखते थे। फिर उनका जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी बन भी नहीं सकता था, क्योंकि सपोज कीजिए कि ये जो है हमारा जर्मनी है, क्या ये जर्मनी है, मतलब कि उस समय जो अलग अलग किंगडम्स था, तो एक जर्मनी किंगडम है उस समय, और ये जो हमारा इटली है। तो फ्रेंड्स इटली के राजा ने क्या किया, इटली के राजा ने जो है यहाँ पर अटैक कर दिया। तो फिर अब इटली के राजा ने जर्मनी को जीत लिया। तो फ्रेंड्स अब क्या है, अब इटली
और जर्मनी। अब क्या है, जो जर्मनी और इटली है दोनों मिलकर इटली कहेंगे। मतलब जो रूलर जो है वहाँ के डचीज जो है वे अगर जर्मनी को जीत लिए तो वे अब एक इनका साम्राज्य यहाँ तक हो गया, ये पूरा एक इनका साम्राज्य हो गया। क्या ये जो है अब जर्मनी और इटली जो है एक हो गया, ये जो क्या है अब इटली हो गया। तो अब क्या है, अब इनका एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। जो अब जर्मनी के जो लोग हैं वे अपने आप को इटालियन कहने लगेंगे। मतलब उस समय जो किंगडम्स है वे अपने आप को डचीज कहेंगे, कोई कैंटन्स कहेगा, कैंटन्स होंगे तो क्या उनका एक आइडेंटिटी फिक्स नहीं है। और सपोज कीजिए अगर हम इंडियन हैं, अगर हम क्या है इंडियन है, अभी करेंट डे में भी हम लोग क्या है, लोग इंडिया के हैं तो हम लोग इंडियन हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई कंट्री हम पर हमला करता है तो हम लोग अपने आप में नहीं लड़ेंगे, समझे। कोई कंट्री अगर हम पे हमला किया तो हम जो है अपने ये नहीं कहेंगे कि हम अलग अलग रिलीजन के हैं तो हम जो है इस कंट्री से फाइट नहीं करेंगे। उस समय हम अपने आप को एक इंडियन समझेंगे कि हाँ हमारे देश इंडिया को क्या है, इंडिया को खतरा है, तो हम सभी एक हो जाएंगे। ये जो अलग अलग कम्युनिटी के पीपल है, सपोज कीजिए एक अलग अलग कम्युनिटी के पीपल है, ये अपना हाथ एक कर लेंगे, मिला लेंगे और अपने देश को जो है रक्षा करेंगे। तो उस प्रकार जो था उस समय यूरोप में ऐसा नहीं था। उस समय जो थे वहाँ के अलग अलग लोग अपने आप को बिल्कुल अलग समझते थे और उनका एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फिक्स भी नहीं हो सकता था क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं था। तो फ्रेंड्स एक और बात था कि वहाँ पर जो है बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इस प्रकार से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसी समय जो एक मिडिल क्लास, एक नया क्लास का ग्रो हुआ, एक नया सोशल ग्रुप का विकास हुआ, उसे कहा जाता था न्यू मिडिल क्लास। फ्रेंड न्यू मिडिल क्लास के बारे में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी न्यू मिडिल क्लास के लोग क्या थे, पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेशनल लोग थे, प्रोफेशनल लोग थे। ये लोग जो थे आर्टिस्ट थे, कोई इनमें लॉयर था, कोई इंडस्ट्रियल था, कोई बिजनेसमैन था। तो ये लोग बिल्कुल ही मॉडर्न पीपल थे। इनका जो सोच था वो बिल्कुल लिबरल सोच थे, लिबरल सोच के व्यक्ति थे। तो इन्होंने देखा कि अब यूरोप में जो है पीजेंट्स को पर अत्याचार किया जा रहा है, तो इन्होंने कहा यह गलत है, अब जो है हमें कुछ करना होगा जिससे कि यूरोप में पीजेंट्स के ऊपर से अत्याचार को हटाया जा सके और फिर इनका जो यूनिटी है इसे ब्रिंग किया जा सके और जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ यूरोप इसे एक साथ किया जा सके। तो अब जो है क्या नेशनलिज्म कैसे आएगा यूरोप में, अब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो उसे कमेंट में कर उसे आप लीव कर सकते हैं और हम लोग जो है उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ फॉलो द कोविड-19 गाइडलाइंस।